हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से ही है, जिसमें हम इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन कैसे देखा जाता है इंटेलिजेंस को इंडिया के अंदर, वो देखेंगे सबसे पहले। और इसमें बता रखा है कि जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के कॉन्ट्राडिक्शन में है इंटेलिजेंस इंडियन ट्रेडिशन में, तो उसको इंटीग्रल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है इंडिया के अंदर, क्योंकि सब कुछ इकट्ठा होके हर चीज़ को कंसिडर करके साथ में लेकर देखा जाता है, सब कुछ उसी के अंदर अकोमोडेट करके। और यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा जोर दिया गया है एक कनेक्टिविटी जो होती है एक इंडिविजुअल की अपने सोशल और वर्ल्ड एनवायरनमेंट के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, और उस एटमॉस्फेयर में, उस इन्वायरमेंट में जहाँ पर वो रहता है, जहाँ पर उसे ब्रॉटअप करा जाता है, वहाँ पर उसकी एक कनेक्टिविटी होती है। इस पर ज़्यादा ज़्यादा दिया गया है इस पर। और ये जो इस पर एम्फेसिस लेड करा गया है शुरू में, ये एंड तक रहता ही है। तो जब तक वो इंडिविजुअल है तब तक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने सोशल और वर्ल्ड इन्वायरमेंट को ही देगा, क्योंकि वो बेसिकली वहाँ से ही आया है। और इंडियन थिंकर्स इंटेलिजेंस को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो रही है। हाँ, तो इंडियन थिंकर्स इंटेलिजेंस को एज होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखते हैं, मतलब ऐसा नज़रिया है उनका इंटेलिजेंस को लेकर देखने का तरीका कुछ ऐसे, जहाँ पर होल एज होल देखते हैं, उसके अंदर सब कुछ एक तरह से कवर हो रहा है, क्योंकि सोशल और वर्ल्ड इन्वायरमेंट ऊपर आ ही गया, उनके साथ कनेक्टिविटी है ही। और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऐसे कि जहाँ पर इक्वल अटेंशन दिया जाता है कॉग्निटिव को भी और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस को भी, साथ में दोनों के इंटीग्रेशन को भी, दोनों को मिला के साथ में उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ना इंडिविजुअल पर, और उसके गोल को वो कैसे अचीव कर रहा है, उन प्रोसेसेस पर, वो जो स्ट्रगल की उसकी जर्नी एंड ऑल, उन सब पे कैसे असर पड़ेगा, वो सारा भी। मतलब होलिस्टिक पर्सपेक्टिव वेयर इक्वल अटेंशन इज पेड टू बोथ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस एज वेल एज देयर इंटीग्रेशन टू। संस्कृत वर्ड जो कि बुद्धि है, जिसको यूज़ किया जाता है इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा परवेजिव वे में, मतलब बहुत ही, मतलब कि कुछ ऐसा जो कि किसी चीज़ के ना हर एक पार्ट में, उसके हर एक एक कंपोनेंट में प्रेजेंट है, वो होता है हमारा परवेजिव। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा संस्कृत वर्ड बुद्धि है ना, वो अच्छे से रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को बहुत ढंग से, कि वो हर एक चीज़ में प्रेजेंट होती हुई हमें नज़र आ जाए। मतलब वेस्टर्न व्यू ऑफ इंटेलिजेंस जो है, जो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, उससे ज़्यादा अच्छे से उसके उसके एज कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो उससे बेटर तरीके से बुद्धि वर्ड हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करता है या रिप्रेजेंट करता है और बताता है, इंटेलिजेंस के बारे में इंडिकेट करता है। और स्कोप में भी ज़्यादा यही माना जाता है और देखा जाता है कि बुद्धि ही इंटेलिजेंस के साथ लिंक्ड है, या दोनों का मतलब सेम भी समझा जा सकता है। बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल सकता है हमें कि बुद्धि और इंटेलिजेंस को एक ही चीज़ मानी जाती है, लेकिन बुद्धि रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को अच्छे से हर एक चीज़ के अंदर। ठीक है, आगे बता रखा है कि बुद्धि जेपी दास के अकॉर्डिंग, जेपी दास कौन है, जिन्होंने पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस में कंट्रीब्यूट किया था। वहाँ पे था ना जेपी दास, जैक नागलिरी, करबी, इन तीनों ने मिलकर बनाया था ना वो प्लानिंग अटेंशन अराउजल वाला साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग वाला जो मॉडल था, पास मॉडल। तो इसमें ये बता रहे हैं कि बुद्धि जेपी दास के अकॉर्डिंग, मतलब जेपी दास के हिसाब से बुद्धि के अंदर वो सारे स्किल्स आ जाते हैं, जैसे कि मेंटल एफर्ट हो गया, ये सारे स्किल्स बुद्धि के अंडर कवर होते हैं अकॉर्डिंग टू जेपी दास। कौन से स्किल्स? मेंटल एफर्ट हो गया, और डिटर्मिन्ड एक्शन, फीलिंग्स, ओपिनियंस, और साथ के साथ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस जैसे कि नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब भी आ जाते हैं। बाकी और चीज़ों में देखें तो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि नॉलेज है अपने खुद के बारे में, नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ बेस्ड ऑन कॉन्साइंस, मतलब हमारी सोल के ऊपर बेस्ड, और हम खुद के बारे में खुद को कितना जानते हैं उसकी एक नॉलेज होना, ये भी बुद्धि है। तो ये बता रहे हैं कि बाकी और चीज़ों में देखा जाए तो बुद्धि क्या है? बुद्धि इज़ द नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ बेस्ड ऑन कॉन्साइंस, बेस्ड ऑन कॉन्साइंस, स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी,
विल और डिज़ायर, यानी कि हमारा हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या चाहत है, क्या इच्छाएं हैं, क्या विशेस हैं, और हमारी क्या विल है, हम कितना मतलब कर सकते हैं, बेसिकली विल पावर कितना है, मोटिवेशन कितने हैं हम किसी भी चीज़ को करने के लिए, और हमारी आत्मा हमें क्या करने को कहती है। ये भी थोड़ा बहुत बुद्धि से ही लिंक्ड है। तो बुद्धि इज़ नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ बेस्ड ऑन कॉन्साइंस विल एंड डिज़ायर। नोशन ऑफ बुद्धि मतलब जो आइडिया है बुद्धि का, उसके अंदर अफेक्टिव और मोटिवेशनल कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। अफेक्टिव हमारा फीलिंग्स वाला पार्ट होता है, इमोशंस रिलेटेड, और जो मोटिवेशनल कंपोनेंट है वो हमें पता ही है, मोटिवेट करने के लिए, इंसान को आगे कुछ वो कर सके ना, इस लायक बनाने के लिए कि वो मोटिवेट हो आगे कुछ करने के लिए, कोई भी पर्सन। और स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव कंपोनेंट भी इसके अंदर आ जाता है। बेसिकली हमारा दिमाग कैसे काम करता है, माइंड कैसे इन्फॉर्मेशन जो आ रही है या जो स्टिमुलस आ रहा है उनके प्रति रिएक्ट कर रहा है, एंड माइंड कैसे इन्फो को किस स्पीड से और किस तरीके से, किस प्रोसेस से प्रोसेस कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहा है उस हिसाब से। वहीं अगर देखा जाए तो वेस्टर्न व्यू क्या है, वो प्राइमरीली एक ही चीज़ पर फोकस करता है, सिर्फ कॉग्निटिव पैरामीटर्स पर। लेकिन कुछ कॉम्पिटेंसीज है जिनको हम एज फैसेट्स ऑफ इंटेलिजेंस या पार्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस कह सकते हैं इंडियन ट्रेडिशन के अंदर, जिसमें हमारा कॉग्निटिव कैपेसिटी आ जाता है, सोशल कॉम्पिटेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस और एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस भी आता है। 4 फेसेट्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन। और इन द इंडियन ट्रेडिशन पहला कॉग्निटिव कैपेसिटी इसमें है कि हम ना सेंसिटिव है अपने कंटेक्स्ट को लेकर, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर, जो हमने समझा है, जो हमें बताया गया है, जो हमने समझ अपनी बनाई है किसी भी काम को करने की, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका क्या है, हमें करना कैसे है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व, फिर से वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को लेकर, बातचीत को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है कहीं पर भी। तो कॉग्निटिव कैपेसिटी के अंदर क्या है, सेंसिटिविटी टू कंटेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब बेसिकली कॉग्निटिव क्या है, कॉग्निटिव हमारा माइंड रिलेटेड होता है ना, तो जो भी चीज़ें तुम दिमाग से सोच समझ के करते हो वो सारी कॉग्निटिव कैपेसिटी के अंदर आ जाती हैं। फिर चाहे तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो, चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना सीख रहे हो, और प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख रहे हो, या कहीं बातचीत भी अगर करनी हो तो दिमाग तो लगाओगे ना थोड़ा, या कहीं पर भी कुछ भी बोल पड़ोगे। ठीक है। सोशल कॉम्पिटेंस, ये वही सोशल वर्ड आ गया, तो तुम्हारा इंटरेक्शन से रिलेटेड, इंटरेक्शन कहाँ से, आसपास के लोग जो हैं तुम्हारे, जहाँ तुम घुलते मिलते हो। तो रिस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर, अब सोसाइटी है, सोसाइटी में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ नॉर्म्स है, रूल्स जो कि फॉलो होने हैं और जिसको सब मानेंगे, जो सबके ऊपर ही एक तरह से लागू होते हैं। तो उनके प्रति रिस्पेक्ट करना, जो कि सोशल ऑर्डर है या लॉ है बेसिकली, उसको रिस्पेक्ट देना। कमिटमेंट टू एल्डर्स, भाई बड़ों की बातें मानना, वो जो कह रहे हैं उन्हें करना, जो कि हमेशा सब नहीं करते, और जो बड़े बोलते हैं वो हमेशा सही भी नहीं होता, मैं बता रही हूँ। ठीक है। यंग और नीडी, ये क्या है, एक सेकेंड, हाँ मतलब लाइक जिसको जिस चीज़ के हिसाब से जैसे ज़रूरत है उसको वैसे हेल्प करना। फिर चाहे वो ज़रूरतमंद है, सच में ज़रूरत है उसे, वो नीडी है, उसे इसकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या इस हिसाब से देख कर करनी चाहिए कि हमारे कौन काम आएगा, हम उसकी मदद कर दें। क्योंकि लोग ज़्यादातर ये करते हैं, सामने से उम्मीद करते हैं कि हम कुछ करेंगे ना तो हमें भी कुछ मिलेगा। ज़रूरी नहीं है भाई, तुम हेल्प कर दोगे तो छोटे भी नहीं हो जाओगे। और कभी कभी बार मतलब ये कहना चाह रहे हैं, प्रो सोशल बिहेवियर भी दिखाना चाहिए, अच्छा होता है। कंसर्न अबाउट अदर्स, दूसरों की चिंता करना, दूसरों के बारे में सोचना, सिर्फ सेल्फिशली एक्ट नहीं करते रहना वेस्टर्न इंटेलिजेंस व्यू की तरह, सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट पर फोकस ना करना। और रिकॉग्नाइजिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरे कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, उनका क्या नज़रिया बना है बाकी आसपास के वर्ल्ड को लेकर, उसे समझने की कोशिश करना, उसे पहचानना, या दूसरे जो भी हमें कहना चाह रहे हैं ना उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करना। इमोशनल कॉम्पिटेंस तुम्हारा फीलिंग्स रिलेटेड आ जाता है। सेल्फ रेगुलेशन करना, मतलब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में, हमें पता है हम कब क्या दिखा रहे हैं और कब क्या नहीं कर रहे, या कब हमें क्या फीलिंग कब एक्सप्रेस करनी है, उसका सही टाइम क्या है, और कैसे एक्सप्रेस करनी है। एक्सप्रेस करने का तरीका भी होता है, एक फीलिंग एक्सप्रेस करने का पता है कि हाँ ऐसे ऐसे इस टाइम पे एक्सप्रेस कर देंगे, पर एक तरीका भी होता है ना फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, तो हमें वो पता है। सेल्फ रेगुलेशन आता है, फीलिंग्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं हम, रोक के भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ही चाहिए हमें किसी एड वाले छोटे बच्चे की तरह। सेल्फ मॉनिटरिंग,
मतलब हम अपने इमोशंस को चेक भी कर सकते हैं, रीचेक भी कर सकते हैं, उस हिसाब से एक्ट कर सकते हैं सिचुएशंस में। ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, गुड कंडक्ट और सेल्फ एवेल्युएशन, खुद को इवेल्युएट भी कर सकते हैं इस बेसिस पे कि हाँ हमने कब कैसे कैसे बिहेव करा और कब क्या क्या दिखाया अपने इमोशंस में और किसके साथ हमने कैसे एक्ट करा। हिसाब से खुद को रेटिंग्स देना, लाइक इवेल्युएट करना, मार्क्स वगैरह देना कि हम ऐसे ऐसे अब अच्छा कर सकते हैं और इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ किसी के साथ रिलेशन बिगड़ भी रहा है तो। ये ज़रूरी नहीं है ना कि गलती के बिना भी अगर सामने से तुम सॉरी बोल दोगे तो छोटे हो जाओगे, नहीं, कभी कभार बड़े भी माने जाते हैं अगर ऐसा करते हैं तो। और ऑनेस्टी, वही अपना ईमानदारी, जिंदा रखना। पोलाइटनेस, हाँ थोड़ा ना प्यार से, स्वीटली, ढंग से, पीसफुल माइंड के साथ बात करना, धीरे, लाउडली, चिल्लू के, भाई इमोशंस जो तुम्हारे आ जाता है ना वही है सारी। गुड कंडक्ट, एक अच्छा मेंटेनेंस होना, डिसिप्लिन, डेकोरम, थोड़ा जगह का मेंटेन होना। कुछ लोग ऐसे भी एक्ट करते हैं कि जगह नहीं देखते और टाइम नहीं देखते एंड दे जस्ट स्टार्ट आउट बस्टिंग देयर इमोशंस, जो भी उनके अंदर दबा होता है उसको बस निकालने लगते हैं। नहीं, थोड़ा देखना भी चाहिए ना आसपास का माहौल। ठीक है, एक्सप्रेस करो फीलिंग्स, इमोशंस जो भी तुमने अंदर है तुम्हारे किसी को भी लेकर, पर थोड़ा माहौल को भी देख कर, क्योंकि वर्ल्ड भी कुछ है ना यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, वो भी मैटर करता है। और जो हम करेंगे ऑब्वियसली बात है वो अफेक्ट करेगा ही दूसरों को हर तरीके से, भले ही कोई उसका पार्ट भी नहीं होगा ना जिसके प्रति हम एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ का जो पार्ट भी नहीं होगा वो उसको भी इफ़ेक्ट करेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो उसके ऊपर भी कोई ना कोई इन्फ्लुएंस असर डालेगा, ये हमें पता ही है। और फिर चाहे कोई दूसरा भी करे, और हम उसके इशू का पार्ट नहीं है, हम उसके वहाँ प्रॉब्लम में नहीं है या उसके साथ नहीं है, बट वो जो भी करेगा उससे हमें भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, वी ऑल नो डैट। एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस, यस, इसमें कमिटमेंट, परसिस्टेंस क्या होती है, एक बार जो करने की ठान ली और सोच ली, ज़िद पकड़ ली ना, उसको फिर पूरा करके ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। और ये चीज़ होनी चाहिए। कमिटमेंट, जो बोल दिया मैंने वो तो मेरे को करना ही है, और जो मैंने नहीं बोला शायद मैं वो भी कर दूँ। ठीक है। पेशेंस, थोड़ा मतलब वेट करना आना चाहिए, रुकना आना चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए हमेशा हर चीज़ के लिए। हार्ड वर्क, भाई मेहनत तो सबसे बड़ी चाबी है सक्सेस की, हमें पता ही है, हार्ड वर्क तो करना आना ही चाहिए। विजिलेंस, थोड़ा मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे अंदर भी, थोड़ा हमें चेक करना आना चाहिए कि सब कुछ केयरफुली ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अपने गोल को पाने के लिए जो जो बिहेवियर करे जाते हैं वो हमें पता ही है। एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस बेसिकली तुम्हारी इस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे एंटरप्रेन्योर से ही पता लग रहा है नाम से ही कि कुछ ना कुछ काम में तुम यहाँ इन्वॉल्व हो, कुछ ना कुछ जॉब है, प्रोफेशन है, तो तुम उसके प्रति बेसिकली कितने सिंसियर हो, कितने डेडिकेटेड हो उस चीज़ को करने के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए अपनी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड है ना, मास्लो की हायरार्की की, उस तक पहुँचने के लिए तुम कितना ज़्यादा मोटिवेटेड हो, बेसिकली ये चीज़ दिखा रहे हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हार्ड वर्क चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा मतलब इस हिसाब का एटीट्यूड चाहिए कि खुद अपना काम तो करो और साथ के साथ दूसरों को ना भटकाओ, उनकी राह से दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, और इंडिपेंडेंट हो जाओ, थोड़ा अपने बलबूते पे अपना काम करो, दूसरों के ऊपर हमेशा हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट ना रहो। परसिस्टेंस, वही एक बार जो काम शुरू कर दिया करना उसको करके पूरा छोड़ो, ये प्रोक्रास्टिनेशन वाली आदत ना करो, कल पे टालना और लेट करना चीज़ों को। देन आ जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस जो नीचे बॉक्स दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सनस, ये भी अलग से पूछा जा सकता है 3 से 4 नंबर में, और पूछा भी गया था मेरे से। तो सबसे पहले डिफाइन पूछी गई थी इमोशनल इंटेलिजेंस की, देन हाफ मार्क्स में कॉन्सेप्ट दिया किसने, सैलवे और मेयर ने दिया मिलके, देन इसके 3 करेक्टरिस्टिक्स। और वैसे करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे बॉक्स में दिए हुए, ये मत सोचना कि हर एक बॉक्स ऐवे ही है, टाइम पास के लिए पढ़ना नहीं है, करना नहीं है, नहीं, कुछ कुछ बॉक्सेस इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो मैंने सामने 3 करेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं, 3 पता होना चाहिए, 3 से 4 नंबर में आता है। और वैसे सारे पढ़ लो, अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। और ज़रूरी नहीं होता कि बुक की पूरी लैंग्वेज छापनी है, कोई वर्ड ईजी है तुम्हारे पास, यहाँ पे दिया हुआ कोई वर्ड है उसके जैसा सिमिलर सिनोनिम कुछ इजी वर्ड है तो वो भी लिख सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस लैंग्वेज सही होनी चाहिए और सेंटेंस फॉर्मेशन सही होना चाहिए। मतलब जो तुमने लिखी है ना लाइन, चाहे वो अपने शब्दों में लिखी है, उसका कुछ मतलब बनना चाहिए और वो टॉपिक रिलेटेड होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। एग्जामिनर को इसके अलावा किसी चीज़ की नीड नहीं है।
देन इमोशनल इंटेलिजेंस पे आ जाते हैं। जो आइडिया है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो ब्रॉड करता है इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को। मतलब इंटेलिजेंस का बेसिकली मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो, तुम सब लोगों के साथ अच्छे हो, तुम अगर एकेडमिक्स में तो तुम्हारे हर चीज़ में फुल अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, A+ ग्रेड है, नहीं। तुम्हें थोड़ा थोड़ा सेंसिटिव भी होना पड़ता है लोगों के प्रति। कुछ तुम्हारे अंदर इमोशंस, भावनाएं जब तक नहीं आएंगी तब तक तुम इंटेलिजेंट भी नहीं हो। इमोशनल इंटेलिजेंस वाला EQ पार्ट जो कि मेजर करता है या जिससे एक्सप्रेस किया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस को, जैसे IQ इंटेलिजेंस को करता है वैसे EQ इमोशनल इंटेलिजेंस को करता है। तो यही है कि इमोशनल क्वेश्चन होता है ये, जैसे इंटेलिजेंस क्वेश्चन था हमने देखा था। अगर तुम्हारा ये चीज़ नहीं है ना, मतलब तुम्हारे अंदर ये कुछ निकल के नहीं आ रहा है, ये ज़ीरो है, टर्न आउट टू भी कुछ भी नहीं है, मतलब नथिंग, नल है, तो भी तुम इंटेलिजेंस नहीं हो। और इसमें ये भी बता रखा है और ये सच भी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा मैटर करती है इवन इंटेलिजेंस से। अगर वो इंटेलिजेंट है बट उसके पास ये वाला फैक्टर नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर वो कहीं ना कहीं अटकेगा या अच्छे से कर नहीं पाएगा, मतलब जो भी वो करने के लिए जा रहा है या कर रहा है। ठीक है, तो यही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ब्रॉड कर देती है, थोड़ा बड़ा करके और अच्छे से बताती है हमारे इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को भी बियॉन्ड, किससे बाहर जाके, इस वाली लिमिट से बाहर जाके कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल स्पेयर है, सिर्फ दिमाग का काम है, या सिर्फ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसेस आती हैं इसके अंदर, कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ आती हैं, नहीं। ये डोमेन ये इस डोमेन से, इस एरिया से बाहर निकलती है और कंसिडर करती है इंटेलिजेंस को ऐसे कि इंटेलिजेंस के अंदर इमोशंस भी इंक्लूडेड है। इंटेलिजेंस के अंदर जैसे कॉग्निटिव पार्ट आता है ना, बिहेवियरल पार्ट आता है तुम्हारा, तो वैसे ही अफेक्टिव पार्ट भी इंक्लूडेड है, फीलिंग्स भी आती हैं इंटेलिजेंस के अंदर, इमोशनल पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये एक सेट ऑफ स्किल्स हैं जो कि इस तरीके से अंडरलाइन है कि यहाँ पे एक्यूरेट अप्रेजल होगा, एक्सप्रेशन होगा और रेगुलेशन होगा इमोशंस का। किसके इमोशंस का? अपने इमोशंस का और दूसरों की फीलिंग्स का जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। और जब तक अपने खुद के इमोशंस को हमें रेगुलेट करना, उनको अपने काबू में लाना या अपने बस में, कंट्रोल में लाना, हाथ में रखना नहीं आएगा ना, तब तक हम दूसरों को भी नहीं सिखा सकते कि सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या होता है अपने इमोशंस का। तो यही कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये एक ऐसा सेट है स्किल्स का, इसके अंदर वो स्किल्स कवर होती हैं जिनके अंदर तुम्हें पता है तुम्हारा अप्रेजल क्या है, एक्यूरेट अप्रेजल तुम्हें करना आता है, मतलब प्रायोरिटीज़ के बीच में चूज़ करने का तुम्हें पता है कैसे करना है और क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें इसके बारे में पता है। अप्रेजल हमने पढ़ा था, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। बेसिकली तुम किस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हो, और मान लो अगर तुमने किसी चीज़ को नेगेटिवली भी देख लिया तो उसके बाद तुम्हें ये पता है कि तुम्हें उससे कोप अप कैसे करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है, या उस चीज़ को हैंडल करके खुद को, अपने इमोशंस को वहाँ उस सिचुएशन में मैनेज करके, उसको टैकल करके उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी ना होने देना और उससे सही सलामत ठीक तरीके से बाहर निकल जाना, ये तुम्हें आता है। मतलब तुम चीज़ों को देख कैसे रहे हो, तुम्हारा नज़रिया क्या है चीज़ों को लेकर, अप्रेस कैसे कर रहे हो तुम चीज़ों को, अगर पॉजिटिव कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, तब भी तुम्हें पता है प्राइमरी अप्रेजल, सेकेंडरी अप्रेजल होते हैं, हम स्ट्रेस वाले चैप्टर में पढ़े ही थे। अगर फिर भी इस वाले अप्रेजल वाले में कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी अप्रेजल वैसे ये होते हैं कि जब सिचुएशन को हमने इंटरप्रेट कर लिया एज पॉजिटिव नेगेटिव, उसे मतलब देखा हमने, थ्रेट, चैलेंज, हार्म की तरह, जैसे भी हमें समझ आया हमने उसे ले लिया अपने ऊपर कि हाँ ये हमें ऐसे ऐसे अफेक्ट कर सकती है, या इसकी वजह से ये हमें फ्यूचर डैमेज हो सकता है। उसके बाद सेकेंडरी अप्रेजल में ये है, अब प्रॉब्लम आ गई तो हमें ये देखना है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं क्या इसके साथ, प्रॉब्लम के साथ हैंडल करने के लिए और इस प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकालने के लिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। रिसोर्सेज भी तुम्हारे सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकते, मेंटल भी हो सकते हैं, सपोर्ट भी चाहिए होता है रिसोर्स के नाम पर, और ख़ुद को भी थोड़ा मतलब हिम्मत, एक जो कहते हैं ना मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग वाली, वो भी एक रिसोर्स ही होता है। तो रिसोर्सेज भी तुम्हारे सेकेंडरी अप्रेजल के अंदर आते हैं, हमने देखा था स्ट्रेस वाले चैप्टर में अच्छे से। अप्रेजल ये होता है एक्यूरेट अप्रेजल करना चीज़ों का एंड सिचुएशंस का जो हमें फेस करनी पड़ रही है या जो हमें नेगेटिव लग रही है, स्ट्रेसफुल लग रही हैं जो हमें। एक्सप्रेशन, अब उन्हें अच्छे से हमने देख लिया, समझ लिया, इंटरप्रेट कर लिया, पता लग गया, तरीका मिल गया इससे बाहर निकलने का। एक्सप्रेशन, भाई अगर किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना आना चाहिए उसको उस तरीके से, ढंग से, फिर चाहे फेशियल एक्सप्रेशन से करो, बॉडी लैंग्वेज से करो, वर्बली करो, नॉन वर्बली करो, जैसे भी, बस ढंग से एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि उसे जो तुम कहना चाह रहे हो वो एग्जैक्टली चीज़ समझ आ जाए, ना वो उससे कुछ गलत उल्टा समझे, ना कुछ और ही टेढ़ा मतलब निकल पाए किसी चीज़ का।
प्लस रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, वही बात भाई, तुम अपने इमोशंस को काबू में रख सकते हो। जब फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए वो कंट्रोल करना तुम्हें आता है। मॉनिटरिंग आती है तुम्हें, सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने इमोशंस को चेक करना, रीचेक करना कि भाई अच्छा चल सही है कि नहीं है, और अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या रुक जाते हैं बाद में कर लेंगे। इतना भी कुछ इमिजिएटली सेटिस्फेक्शन या ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए हमें, ऐसा कुछ इमिजिएट सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए हमें, इमिजिएट सेटिस्फैक्शन, यस, ठीक है। और आगे इसमें ये है कि ये फीलिंग साइड होती है इंटेलिजेंस की। मैंने कहा ना, जैसे इंटेलिजेंस के अंदर कॉग्निटिव पार्ट आता है, बिहेवियरल आता है, वैसे अफेक्टिव पार्ट भी इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज इमोशनल इंटेलिजेंस ओनली। तो ये फीलिंग साइड है इंटेलिजेंस की। एक अच्छा आईक्यू वाला बच्चा या कोई अच्छा आईक्यू वाला इंसान जिसका अच्छा स्कॉलिस्टिक रिकॉर्ड है, यानी स्कूल में वही अचीवमेंट अच्छी है, अकेडमिक्स में मार्क्स एंड ऑल सब कुछ अच्छा है, ये इनफ नहीं है उस इंसान के लिए लाइफ में सक्सेसफुल हो जाने के लिए। या किसी को भी अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए एक अच्छा आईक्यू, उसका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होना और उसका स्कूल में अच्छे मार्क्स एंड ऑल ग्रेड्स होना, यही काफ़ी नहीं है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। बल्कि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा और हमें पता होगा बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी जो कि अकेडमिकली टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइप हैं, एग्ज़ाम देने में, पेपर क्लियर करने में और मार्क्स लाने में या अच्छे ग्रेड्स प्राप्त करने में, लेकिन अनसक्सेसफुल है वो अपनी खुद की लाइफ में। क्यों? अपने नेचर एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि उन्हें अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, या नॉलेज है तो उसे ढंग से एक्सप्रेस करना, कंट्रोल करना नहीं आता, या दूसरों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। उनका अफेक्टिव पार्ट थोड़ा डेड में चल रहा है, मतलब लाइक डेड हो रहा है उनका अफेक्टिव पार्ट। तो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली में, वर्क प्लेस में, जिस एरिया में जहाँ वो काम करते हैं, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, जिन भी लोगों के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप्स बने हुए हैं उनके साथ। तो उनमें लैक क्या, उनमें किस चीज़ की कमी है जो उन्हें ये सब फेस करना पड़ रहा है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो उनका सोर्स है डिफ़िकल्टी का, जो उनका मेन कारण है जहाँ से उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो हो सकता है कि उनके अंदर कमी है इमोशनल इंटेलिजेंस की या ईक्यू की। ये कंसेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया था सैलोवे और मेयर ने मिलकर, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को कंसीडर किया था कि ये क्या होती है, कैसे डिफाइन करा सैलोवे और मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस को। कुछ ऐसे कि एक एबिलिटी है जिसमें हम मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने खुद के और दूसरों के इमोशंस को, या उनके बारे में पता कर सकते हैं कि बेसिकली उनके मन में और हमारे मन में क्या चल रहा है। हमें इतना पता लग जाता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से और फेशियल एक्सप्रेशन से, और अपना तो सबको पता ही होता है, खुद को तो हम ही सबसे अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। और डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं उनके बीच में, हाँ भाई मैं ये चाहता हूँ, मेरे को ये करना है, या मैं इसको ऐसे ऐसे करके एक्सप्रेस करूँगा, और दूसरा क्या क्या कहना चाह रहा है, इस चीज़ के बीच में फ़र्क करना आता है हमें, अपने और दूसरे के इमोशंस और फीलिंग्स के बीच में, या वो किस तरीके से व्यक्त करेगा और हम किस तरीके से अपना एक्सप्रेस करने वाले हैं उसके सामने, जो भी चीज़ हमें रखनी है, कहनी है। और फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना जिससे कि हम गाइड कर सकें, खुद को बता सकें, अपने थिंकिंग उस हिसाब से बना सकें और अपने एक्शंस उस हिसाब से ले सकें, ठीक है। तो बेसिकली सैलोवे और मेयर ने कैसे कंसीडर किया इंटेलिजेंस को, कैसे बताया कि इट इज़ द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशंस, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड टू यूज़ द इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करने के लिए EQ यानी कि इमोशनल क्वेश्चन को यूज़ किया जाता है, जैसे कि IQ को यूज़ किया जाता है इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस व्हाट इंटेलिजेंस, एंड इमोशनल क्वेश्चन रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस इंडिकेट व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। सीधे साधे साधारण शब्दों में कहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब वो एबिलिटी जिसमें हम प्रोसेस कर सकते हैं इमोशनल इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली और इफ़िशिएंटली, अच्छे से, जिसमें उसमें कोई भी गलती ना हो जिसकी वजह से, और वो ढंग से एक्यूरेटली हो जाए। जैसे कैलकुलेशन कहता है ना, एक्यूरेटली होने का मतलब क्या है कि बीच में कोई गलती ना हो, कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना आ जाए, या कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, ठीक है। तो सीधे साधे शब्दों में अगर बताएं, सिंपल टर्म्स में, तो इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू एबिलिटी टू प्रोसेस इमोशनल इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली प्लस इफ़िशिएंटली, ढंग से, पूरे सही तरीके से, प्रॉपर्ली और अप टू द मार्क जिसे हम कहते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन बता रखे हैं जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस में हाई है। बॉक्स 1.2 में बताया, मैं समझाती हूँ अभी।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है। पहले वाला एक पैराग्राफ रह गया, ये बता दो। इमोशनल इंटेलिजेंस को आजकल एजुकेटर्स बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, अलग से इनको कंसंट्रेशन मिलता है, क्योंकि इनको उन स्टूडेंट्स के साथ डील करना पड़ता है जो कि स्ट्रेस से या चैलेंजेस से जो आउटसाइड वर्ल्ड से उनको फेस करने पड़ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर असर पड़ा होता है या जो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अफेक्टेड हुए होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स ऐसे अरेंज करे जा रहे हैं कि वो इम्प्रूव कर सकें उन बच्चों का इमोशनल इंटेलिजेंस, जिससे कि उन्हें आगे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स मिल पाए, अच्छे एडवांटेजेस देखने को मिल पाए अपने एकेडमिक अचीवमेंट में, अपने स्कोर्स में या अपने पढ़ाई में, बेसिकली एट स्कूल लेवल और एट कॉलेज लेवल वटेवर। बेसिकली स्कूल लेवल ही होगा, छोटे बच्चों की बात हो रही है ना, शायद से नहीं, छोटे बच्चों की बात हो रही है, यस कंफर्म है, छोटे बच्चों की बात हो रही है। तो वो एनकरेज करते हैं कोऑपरेटिव बिहेवियर को। अब इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बच्चों की बात नहीं हो सकती, वो भी हो सकती है, पर यहाँ पे फ़िलहाल छोटे बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि वही ज़्यादा अफेक्ट होंगे ना हमारे स्ट्रेस से और चैलेंजेस से जो आउटसाइड वर्ल्ड से हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये एनकरेज करते हैं कोऑपरेटिव बिहेवियर उनके बीच में, उनका एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कम कराने में हेल्प करते हैं कि वो जल्दी अग्रेसिव ना हो, जल्दी मार धोड़ ना मचाएं और पीटने को ना दौड़ें या उन्हें जल्दी गुस्सा ना आए। बेसिकली एंटी सोशल बिहेवियर ये होता है, लाइक दंगा करने पे उतर जाना है, एकदम इतना अग्रेसिव लेवल हो जाना। एंटी सोशल तो मैंने वहाँ पर भी बताया था, जो तुम्हारा ओपोजिशनल कंडक्ट डिसऑर्डर था, उसमें उसके अंदर भी उसकी कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स में भी हमने देखा था कंडक्ट डिसऑर्डर में, एंटी सोशल में वॉयलेंस आती है अलग अलग टाइप्स की, भी नो। ठीक है, ये प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उन बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि वो चैलेंजेस जो उनके पास आ रहे हैं उनको फेस कर सकें, उनसे टैकल कर सकें, उनसे कोप अप कर सकें और उनसे बाहर निकलना सीख सकें। दीज प्रोग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम। मतलब जो उनको क्लासरूम के बाहर जो फेस करने पड़ते हैं ना, बाहर की दुनिया में, बेसिकली जिस एरिया में वो रहते हैं या जिस इन्वायरमेंट में वो कॉन्टैक्टेड हैं, जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में उनका एक्सपोजर है, बेसिकली वहाँ पे जो उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं डिफ़िकल्टीज़, उनके साथ वो कोप अप कर पाएँ। क्योंकि स्कूल से बाहर निकल के भी दुनिया होती है ना, या कॉलेज से बाहर जाकर भी वर्ल्ड है एक सोशल वर्ल्ड, जहाँ पर बहुत लोग अफेक्ट करते हैं हमें अलग अलग तरीके से या गुस्सा दिलाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिसीविंग इंक्रीजिंग अटेंशन, एजुकेटर्स का अटेंशन इन्हें बहुत मिल रहा है, जिससे कि ये डील कर सके उन बच्चों के साथ जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा या गहरा असर पड़ता है स्ट्रेस का और चैलेंजेस का, जो कि उन्हें बाहर की दुनिया से फेस करने को मिलते हैं। प्रोग्राम्स कुछ इस तरीके से एम करे गए कि ये इम्प्रूव करेंगे उस बच्चे के इमोशनल इंटेलिजेंस को और उसको बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, मेरिट्स, फ़ायदे उसे होंगे बहुत ज़्यादा अपने एकेडमिक अचीवमेंट पे, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान ढंग से दे पाएगा। उस टाइम पे वो इतना अलर्ट, कॉन्शियस, अटेंटिव, फोकस, कंसंट्रेटेड, इस हिसाब से अपना पूरा टाइम अपने एकेडमिक अचीवमेंट को वो दे पाएगा। और खुद सोचो, उसका माइंड भी तो डाइवर्ट होगा, वो जितना बाहर के चैलेंजेस को फेस करने में बेचारा लगा रहेगा, उनसे बाहर निकलने में जूझता रहेगा, उससे बढ़िया ये है ना कि उसको उन चीज़ों को फेस करने के तरीके मिल जाए, या वो उसे सहना सीख जाए, या खुद इस लायक हो जाए कि वो उससे बाहर निकलने के तरीके अपने लिए ढूंढ सके, या कैसी भी सिचुएशन है उसमें उसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल में लाना आता हो, प्लस दूसरों को वो उस हिसाब से ढंग से समझ सके और पढ़ाई में भी साथ साथ ध्यान दे सके, इन्हीं चीज़ों में ना फंसा रहे, इसी में ही टाइम वेस्ट ना करता रहे, इमोशंस के साथ साथ कुछ आगे भी लाइफ में अपने लिए प्राप्त कर सके, सक्सेस हो उसे भी कहीं ना कहीं। है तो वो भी बच्चे ही ना, उनके भी कुछ सपने होंगे ना लाइफ को लेकर, जैसे हम लोगों के हैं। तो वह एनकरेज करते हैं उनके बीच में कोऑपरेटिव बिहेवियर, जहाँ पर सब आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, एज अ टीम वर्क कर रहे हैं और थोड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में। ठीक है, और रिड्यूस करते हैं उनके एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो कि गलत है, और आउट ऑफ कंट्रोल एंगर जहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है, या अनलिमिटेड एग्रेसिवनेस वाली फीलिंग आ सकती है, इतना गुस्सा भर सकता है उन्हें, पर उसे हटाना है ना, उन्हें ठीक करना है। तो ये प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, या बहुत ज़्यादा काम आते हैं उन बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए कि वो फेस कर सकें चैलेंजेस जो कि उनकी लाइफ में आ रहे हैं, उनकी क्लासरूम के एरिया के बाहर, जो सोशल वर्ल्ड से उन्हें मिल रहे हैं, जो एनवायरनमेंट से उन्हें फेस करने को मिल रहे हैं, उनसे वो निकल पाएँ, उनसे वो खुद को
उनसे वो खुद को टैकल कर पाएँ या उनसे वो खुद को संभाल पाएँ, बेसिकली उनको झेलना सीख जाएँ या अपने इमोशंस को इस हिसाब से कर लें कि कुछ भी आएगा ठीक है, वो फेस कर लेंगे और उससे बाहर निकलना उन्हें आता है, उन्हें तरीका पता है, खुद को वो संभाल सकते हैं। अफेक्टिव पार्ट उनका इतना स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल इंटेलिजेंस उनमें आ चुकी है। किसकी वजह से? इन प्रोग्राम्स की वजह से जिनकी यहाँ पे बात हो रही है, जो कि एनकरेज करेंगे उनके बीच में कोऑपरेटिव बिहेवियर को और उनके एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को कम करेंगे, उनके एंटी सोशल बिहेवियर को कम करेंगे, एंटी सोशल एक्शंस को, जो भी वो कुछ एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं उसे कम करेंगे, उसे कंट्रोल में लाएंगे। आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। अब ये कुछ 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, 5 इसमें से 4 या 3 पता होना चाहिए, 3 तो पता ही होना चाहिए, 3 मार्क्स में तो पूछना इस चीज़ को बहुत कॉमन है। पहला ये है कि पहचानना और सेंसिटिव होना अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर, ठीक है। दूसरा है कि पहचानना और सेंसिटिव होना बहुत सारे टाइप के इमोशंस जो कि दूसरे लोग हमें दिखा सकते हैं, किस किस चीज़ के थ्रू वो एक्सप्रेस कर सकते हैं हमें अपने इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी आवाज़ या अपने बोलने का जो टोन है उसके थ्रू, या फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, जो वो चेहरे पे उनके हाव भाव दिखा रहे हैं ना उसके थ्रू। प्लस इसके अंदर ना एक और चीज़ भी आ जाती है, एम्पैथी होनी चाहिए एक इंसान के अंदर। मतलब लाइक जब तक तुम ये नहीं समझोगे ना कि जब जो चीज़ सामने वाला फेस कर रहा है अगर वही चीज़ हमें फेस करनी पड़ जाए, या खुद को दूसरे के शू में फिट करना, ये चीज़ जब तक तुम नहीं समझोगे कि वो बात जब हम पे आ जाए या जब हमें फेस यही सेम चीज़ करनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, ये होती है एम्पैथी। तो एपैथी तो नहीं होनी चाहिए, और सिंपैथी, दया दिखाना, ये दिलासा देना, ये सब करना सबको आता है, तो एम्पैथी मेन है, एम्पैथी होनी चाहिए यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम लिख भी सकते हो कि एम्पैथी होनी चाहिए, वैसे तो बता ही रखा है इन्होंने दूसरे शब्दों में, पर मैंने फिर भी बता दिया। एम्पैथी वो फीलिंग है कि तुम दूसरों के हिसाब से नहीं, सॉरी, मतलब दूसरों की सिचुएशन को जैसे वो फेस कर रहे हैं ना, उनको उनकी जगह पे खड़े होकर देख सकते हो, उनकी दिक्कत को तुम उनके हिसाब से समझ सकते हो, यही चीज़ है। लाइक यू नो हाउ टू फिट योर सेल्फ इन द अदर पर्सन सिचुएशंस और अदर पर्सन शूज़, या दूसरों के साथ जो हो रहा है, जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं ना, तुम उसको खुद पे लेके देख सकते हो कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूँगा, या मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई तो मैं इनसे कैसे बाहर निकलूँगी, मैं क्या तरीका अपनाऊँगी। तो इस हिसाब से इस हद तक तुम सामने वाले की उस सिचुएशन को समझ सकते हो, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ, तीसरा बता रखा है कि तुम अपने इमोशंस को विचारों के साथ ऐसे रिलेट करोगे, ऐसे लिंक करोगे कि तुम आगे उनको इन अकाउंट ले सको जब तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो और अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस ले रहे हो। मतलब कि रिलेट योर इमोशंस टू योर थॉट्स, अपने जो इमोशंस हैं, तुम्हारी भावनाएं, उनको थॉट्स के साथ, विचारों के साथ लिंक करो, क्योंकि इन दोनों के बीच में वैसे भी बहुत कनेक्शन होता है कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या फील कर रहे हो और तुम कैसे आगे एक्ट कर रहे हो, ये इन दोनों से डिटरमिन होता है, हमें पता है। तो अपने इमोशंस को रिलेट करो अपने थॉट्स के साथ, रिलेट योर इमोशंस टू योर थाट्स सो डैट यू कैन टेक दैम इन टू अकाउंट, जिससे कि तुम उन्हें ज़रूरी समझ सको, उन्हें उतना कंसर्न, उन्हें इतना वैल्यू दे सको कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए तुम्हें डिसीजंस लेना आता हो, ठीक है। या डिसीजन लेते समय तुम्हें अपने विचारों के बारे में और फीलिंग्स के बारे में पता हो कि तुम सोच क्या रहे हो और फील क्या कर रहे हो और बेसिकली करना क्या चाहते हो, फिर तुम्हें आगे उस बेसिस पे एक्ट कैसे करना है। अंडरस्टैंड करो पावरफुल इन्फ्लुएंस जो कि नेचर का है और जो इंटेंसिटी का है तुम्हारे इमोशंस का, मतलब कि उस चीज़ को समझना सीख जाओ जो कि बहुत पावरफुल ज़ोरदार असर पड़ रहा है ना, तुम्हारे इमोशंस किस तरह के हैं, किस टाइप के हैं, उनके नेचर को समझना सीख जाओ और उनकी इंटेंसिटी को, भाई वो किस लेवल के हैं, किस हद तक के हैं। हाँ, किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हें बुरा लगा तो कितना बुरा लगा, उसकी डिग्री, इंटेंसिटी कितनी है उस चीज़ की। तुम्हारे लिए वो बहुत कुछ बड़ा इशू बन गया, बहुत कुछ ज़्यादा हो गया, या बहुत कुछ कम हुआ है, तुम उससे फेस करके बाहर निकल सकते हो। मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर गुस्सा आया तो तुम्हें किस लेवल तक गुस्सा है, या तुम कितना गुस्सा हो किसी से, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करना, समझना, जो कि असर पड़ता है हमारे इमोशंस की इंटेंसिटी का हम पर, या वो किस हद तक हैं, कितने ज़्यादा टाइम तक चलेंगे, कितनी डिग्री है उस पर्टिकुलर इमोशन की हमारे अंदर, अग्रेसिव है तो कितना, पोलाइट है तो कितना, ये पता होना चाहिए। और वो नेचर इमोशंस का किस तरह के हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, माइल्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या हमें करना चाहिए, दिखाना चाहिए, इस फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस,
फिफ्थ वाला आ जाता है कंट्रोल करना और रेगुलेट करना अपने इमोशंस को और उनके एक्सप्रेशंस को, कि मतलब जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, सामने वाले के सामने रख रहे हैं या दिखा कैसे रहे हैं उनको कि दूसरों के सामने, जब हम डील कर रहे होते हैं खुद के साथ या दूसरों के साथ, अचीव करने के लिए शांति को और शांत भरे माहौल को, हार्मनी को, ब्रदरहुड को एंड पीस को। ब्रदरहुड मैंने खुद छोड़ दिया, भाईचारा आ ही जाता है ना जब शांति होती है तो, या जब कहीं लड़ाई वड़ाई नहीं चल रही होती, सब इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। तो फिफ्थ वाला ये, कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशंस एंड देयर एक्सप्रेशन वाइल डीलिंग विद सेल्फ एंड अदर्स टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए, किस चीज़ को पाने के लिए, हार्मनी को और पीस को, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं, सबकी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त हो जाएं सामने और सबको पता लग जाए कौन क्या फील करता है, इसके बारे में क्या सोचता है, ऑल क्लियर या सॉर्टेड हो जाए बिल्कुल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सनस के। अभी के लिए वैसे इतना ही टॉपिक, आगे स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे और ये चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो किसी को भी अगर इतने में कुछ भी डाउट आए ना प्लीज़ पूछ लेना, कोई एक वर्ड भी समझ ना आए तो पूछ लेना, बता दूँगी मैं। और कुछ भी इससे रिलेटेड इशू हो तो प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क। चैप्टर के शुरू में भी कुछ ना आया हो समझ तो पूछ लेना। अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट में हमारा स्पेशल एबिलिटीज़ टॉपिक होगा जहाँ पे एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी अच्छे से देखेंगे। देन क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस लास्ट टॉपिक आ जाता है, वहाँ पर हम क्रिएटिविटी टेस्ट के बारे में, क्रिएटिविटी कैसे अलग है इंटेलिजेंस से और क्रिएटिविटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं नोट करने के लिए, वो देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।